एपिसोड 16 टू 20। मीरा अपने मन में ये बोलते हुए मीरा तुरंत ही प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल गई। वहीं प्रिंसिपल सर अभी भी हैरान थे क्योंकि मीरा उनसे बिना कुछ बोले चली गई थी। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था। वो अपने हाथ में रुमाल लेकर माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए खुद से बोले, हे भगवान, अब तुम ही मेरे मालिक हो। तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। तभी प्रिंसिपल का फोन बजने लगा। फोन के रिंग की आवाज सुनकर प्रिंसिपल की नजर अपने फोन पर गई, तो उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर प्रिंसिपल बुरी तरह से डर गए। प्रिंसिपल के फोन की रिंग की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी, पर प्रिंसिपल की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कॉल अटेंड करें। डर से उनकी हालत खराब थी। वो थर थर कर कांपने लगे थे। पर बार बार रिंग बजने के कारण प्रिंसिपल सर अपने सूखे हुए गले को तर करते हुए थोड़ा हिम्मत किए और अपने कांपते हुए हाथों से कॉल पिक कर धीमी आवाज में बोले, यस सर। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई, वहां मीरा ठीक तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस आवाज को सुनते ही प्रिंसिपल की हालत खराब हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएं। अभी अभी तो मिस बजाज गुस्से में उनके ऑफिस से बाहर गई थी। अगर वो ये बात उस आदमी को बता देती तो उनके लिए बहुत खतरनाक होने वाला था। प्रिंसिपल कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी उस आदमी की आवाज आई, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मीरा ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे वहां। प्रिंसिपल डरते हुए बोले, जी, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन फोन के दूसरी तरफ वो आदमी जो कि अभी तक गुस्से में पूरा लाल हो चुका था और प्रिंसिपल पर अपना गुस्सा निकालने वाला था, ये सुन वो थोड़ा शांत हुआ। फिर अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, अच्छी बात है, उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए। वो जो चाहती है वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर प्रिंसिपल पसीने को रुमाल से साफ करते हुए धीमी आवाज में बोले, जी सर, ऐसा ही होगा। आप जो चाहते हैं वही होगा। मिस बजाज को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी परेशानी होगी तो मैं। अभी प्रिंसिपल बोल ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। ये देख प्रिंसिपल सर चौंक गए। वो अपने फोन को कान से हटाकर चेक किया तो कॉल कट चुका था। प्रिंसिपल का राहत के साथ एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो एकदम से चेयर पर धाम से बैठ गए और अपने घबराई हुई आवाज में बोले, अभी तो मैंने बात को संभाल लिया, पर जब उस आदमी को ये पता चलेगा कि मिस बजाज जो चाहती थी वो नहीं हो पाया है, तो वो आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। बस किसी तरह मिस बजाज मिस्टर रावत को मना ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिस बजाज मिस्टर रावत के अंडर में ही क्यों जॉब करना चाहती है। वो तो वैसे भी कर सकते हैं। हे भगवान, आखिर हो क्या रहा है। लगता है इन लोगों के चक्कर में मेरी मौत पक्की है। ये कहते हुए प्रिंसिपल जल्दी से वहां रखे पानी के गिलास को उठाएं और एक ही सांस में पूरा पी गए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने केबिन में आया और गुस्से में जाकर चेयर पर बैठ गया। उसे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। अभी भी उसे मीरा की वो अजीब सी नज़र महसूस हो रही थी। उसे मीरा से नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। वो मीरा को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा तो नहीं था कि मीरा उसके साथ थी अभी, लेकिन फिर भी उसे मीरा का यहाँ रहना ही पसंद नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। वो बेचैनी से अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को खोल दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसे नहीं पता था कि इतने दिन बाद वो आज कॉल आ जाएगा, तो उसे ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा। वो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रहा था। कुछ सेकंड बाद ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास में बिल्कुल करीब खड़ा है और उस शख्स की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही है। ये महसूस करते ही कार्तिक झट से अपनी आंखें खोला तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसकी आंखों के सामने इस वक्त मीरा खड़ी थी। वो उसके चेहरे की तरफ झुकी हुई थी। मीरा के होठों पर अजीब से मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अलग ही चमक। वो कार्तिक के होठों की तरह बढ़ रही थी। ये महसूस करते ही कार्तिक एक झटके में मीरा को दूर धकेल दिया, जिससे मीरा खुद को संभाल नहीं पाए और सीधे जमीन पर धाम से गिर गई। कार्तिक तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से में मीरा की तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ मेरे केबिन में आने की, और वो भी मेरे इतने करीब। शर्म है कि नहीं तुम्हारे अंदर, तुम तो बड़ी ही बेशर्म लड़की निकली। अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस से। ये कहते हुए कार्तिक गुस्से से पूरा बौखला गया था। मीरा, जो कि कार्तिक के धकेलने से नीचे गिरी हुई थी, उसे भी इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। पर वो अपने चेहरे पर गुस्से के भाव ना लाकर मासूमियत भरे अंदाज में कार्तिक की तरफ देखने लगी। फिर खड़ी होकर कार्तिक की तरफ बढ़ते हुए बोली, मिस्टर रावत, आप मेरी बात तो सुनिए।
आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अच्छी डिसेंट फैमिली से हूँ और मुझे पता है कि कब कहाँ और क्या करना है। मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आई थी। आपको राजी करने आई थी कि आप मुझे अपने अंडर में काम करने दे। कार्तिक गुस्से में मीरा की तरफ देखकर बोला, बकवास बंद करो। निकलो यहाँ से। तुम काम करने आई थी या क्या करने आई थी, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर तुम मेरे केबिन में इस तरह से बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गई? और तो और तुम जिस तरह से मेरे करीब खड़ी थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तभी मीरा कार्तिक के बिल्कुल करीब आ गई और तुरंत उसके गले में अपने दोनों बाहों को डाल उसके करीब बढ़ते हुए बोली, शर्म किस बात की आनी चाहिए मिस्टर रावत, इसलिए कि मैं आपके करीब आई थी या इसलिए कि मैं आपको किस करने वाली थी? ये कहते हुए वो एक बार फिर से कार्तिक के होठों की तरफ बढ़ रही थी। कार्तिक का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तभी मीरा हंसते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर मैं आपके करीब आ भी जाती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गए हैं और मैं भी काफ़ी खूबसूरत हूँ। क्या इरादा है आपका मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का? क्या हम कुछ रातें साथ में? मीरा अपनी बात अधूरी छोड़ कार्तिक की आंखों की तरफ देखने लगी। कार्तिक का गुस्सा जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसे मीरा की बातें सुनकर उससे नफरत सी होने लगी थी। वो एकदम से उसके हाथों को अपने गले पर से हटाया और उसे दूर झटकते हुए बोला, दफा हो जाओ अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर निकलूंगा यहाँ से। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मीरा बस कार्तिक की तरफ देखे जा रही थी। वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी और बड़ी ही बेशर्मी से उसे ताड़ रही थी। वही मीरा की ऐसी गंदी नजरों को खुद पर महसूस कर कार्तिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अगले ही पल मीरा की तरह बढ़ा और तुरंत उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए दूर के पास आया और तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर निकालते हुए बोला, दोबारा अपनी ये बेशर्मी भरी शक्ल लेकर मेरे ऑफिस में कदम भी मत रखना, वरना तुम्हें इस कॉलेज से निकलवाने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। कहते हुए कार्तिक तुरंत ही मीरा के मुंह पर ही अपने ऑफिस का दूर बंद कर दिया। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे आज तक इतनी इंसल्ट कभी नहीं मिली थी। उसकी नज़र आसपास खड़े टीचर्स और स्टूडेंट पर गई, जो कि उसे ही देख रहे थे। ये देखकर मीरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाई, मिस्टर कार्तिक रावत, चाहे तुम कितना भी मुझे खुद से दूर कर लो, पर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। आज जिस तरह से तुमने मुझे बदनाम किया है, जिस तरह से लोगों की नज़रों में मुझे गिराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें सबके सामने बदनाम करूंगी। तुम्हारी भी नज़रें झुकी हुई होगी। फिर मैं खड़ी तमाशा देखूंगी। बस देखते जाओ, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, मिस्टर कार्तिक रावत। ये कहते हुए मीरा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष राहत के साथ रूम में था। सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था। राहत बेड पर बैठी उसे घूर कर देख रही थी। पूरे टाइम से मोक्ष बस लगातार लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। राहत उससे बात करने की कोशिश करती, पर मोक्ष बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देता था। वो बदले में कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे राहत का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो एकदम से बेड पर से उठी और चलते हुए मोक्ष के पास गई। फिर धीमी आवाज में बोली, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मोक्ष अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पर वो अभी भी अपनी नज़रें लैपटॉप में ही गाए हुए था। उसने एक बार भी राहत की तरफ नहीं देखा। अब तो राहत का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। तभी राहत के पेट में से उसके बच्चे की आवाज आई, मम्मा, डैड तो आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तभी राहत बोली, देखा ना तुम लोगों ने बच्चों, कैसे तुम्हारा डैड लैपटॉप में घुस जाते हैं, तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मेरी सौतन है वो। तभी बेबी गर्ल बोली, मम्मा, शायद डैडी जरूरी काम में बिजी होंगे। आप इतना गुस्सा मत होइए। राहत ये सुनकर थोड़ा शांत हुई। तभी बेबी बाय बोला, मम्मा, चाहे डैडी कितनी भी बिजी हो, उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए। वो इस तरह से आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आप उन्हें अच्छे से सबक सिखाओ, ताकि डैडी कभी भी आपको इग्नोर ना करें। बेबी बॉय के भड़काने पर राहत को फिर से गुस्सा आने लगा। बेबी गर्ल मना करते हुए बोली, नहीं मम्मा, आप डैडी पर गुस्सा मत होना। डैडी बहुत प्यार करते हैं मम्मा, वो अभी काम में होंगे। इसलिए जब फ्री होंगे तो खुद ही आपके पास आएंगे। तुम क्यों मम्मा को गुस्सा दिला रहे हो? ये कहते हुए बेबी गर्ल बेबी बॉय से लड़ने लगी। राहत जब देखी कि दोनों बच्चों में आपस में ही लड़ाई होने लगी है, तो वो एकदम से बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है।
दोनों बच्चे एक साथ बोले, क्या करना है? राहत अपने पेट पर अपना हाथ घुमाते हुए मोक्ष की तरफ घूर कर देखकर बोली, आज इस इंसान को सबक सिखाना है। राहत की बात सुनकर बेबी बॉय बोला, मम्मा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आप ऐसा ही करो। बेबी गर्ल गुस्से में मना कर रही थी, लेकिन राहत उन दोनों को शांत कराए और तुरंत मोक्ष की तरफ बढ़ गई। वो गुस्से में मोक्ष के हाथ से लैपटॉप छीनकर उसे सोफे पर लगभग पटकते हुए बोली, बहुत हो गई आपकी मनमानी। मोक्ष हैरानी से राहत को देख रहा था। अगले पल राहत मोक्ष की गोद में जाकर बैठ गई और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैं कब से बुला रही हूं आपको, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। जब देखो तब मेरी सौतन के साथ लगे रहते हैं। मोक्ष हैरान और कंफ्यूज दोनों था। वो राहत की तरफ देखकर पूछा, सौतन? पर यहाँ कौन है? राहत लैपटॉप की तरफ दिखाते हुए बोली, और है मेरी सौतन, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सौतन, जो हमेशा हम दोनों के बीच आ जाती है। ये कहते हुए राहत गुस्से में मुंह फुला रही थी। वही मोक्ष राहत के गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देख मुस्कुरा दिया। अगले ही पल राहत को उसकी कमर से पकड़ खुद से चिपकाते हुए बोला, अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि मेरी छोटी सी क्यूट सी वाइफ इन निर्जीव चीजों को भी अपनी सौतन मानने लगी है। राहत गुस्से में मोक्ष के हाथ को अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश करने लगी। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं आपसे गुस्सा हूं। मोक्ष राहत को खुद से और चिपकाते हुए बोला, तो ठीक है, चलो मैं मना लेता हूं अपनी प्यारी सी वाइफ को। वो राहत के चेहरे की तरफ बने लगा। राहत एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। ये देख मोक्ष मुस्कुराया और जैसे ही वो राहत के सॉफ्ट होठों पर अपने होंठ रखने वाला था, तभी धम्म से रूम का दूर ओपन हुआ और कोई अंदर आया। रूम का दूर ओपन होने की आवाज सुनकर मोक्ष और राहत दोनों ही चौंक गए। दोनों सामने देखे तो वहां पर खड़े शख्स को देख उन दोनों की ही आंखें गुस्से से तमतमा उठी। इस वक्त सामने कोई और नहीं, रोशनी खड़ी थी। रोशनी की आंखों में एक अलग ही भाव थे। वो पहले बहुत खुश होकर मोक्ष के रूम में आई थी, पर सामने का नजारा देख उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ चुका था। मोक्ष को राहत के इतने करीब देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसे मोक्ष और राहत की करीबियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं मोक्ष और राहत, जो कि अभी एक दूसरे के बहुत करीब थे और अचानक रोशनी के आने के कारण उन्हें हैरानी और गुस्सा दोनों ही आ रहा था। राहत जल्दी से मोक्ष की गोद में से उठने लगी कि तभी मोक्ष उसे पकड़ लिया और बोला, आराम से बीवी, तुम्हें चोट लग जाएगी और वैसे भी हम अपने रूम में हैं, तो चाहे जैसे भी रह सकते हैं। ये कहते ही रोशनी की तरफ घूर कर देखा और थोड़ी तेज आवाज में बोला, हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से मेरे रूम में बिना मेरे परमिशन के अंदर आने की। मोक्ष की आवाज इतनी खतरनाक थी कि रोशनी की रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगी। वही राहत को भी रोशनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे गुस्से से घूर रही थी। वो उठना तो चाहती थी, लेकिन मोक्ष के मना करने पर वो अब नहीं उठी। अब वो आराम से मोक्ष के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसकी गोद में बैठी रही, जैसे मानो वो रोशनी को ये दिखा रही हो कि ये मेरा पति है, तो तुम भूल कर भी इस पर अपनी नजरें मत डालना। रोशनी मोक्ष के चिल्लाने पर भी वहीं खड़ी रही और बेशर्मों की तरह उन दोनों को देख रही थी। राहत को मोक्ष के इतने करीब देखकर उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसका जो डर था, वो गायब हो गया था। रोशनी को अभी भी वहां देखकर मोक्ष चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाओ अभी के अभी यहां से, वरना सर्वेंट को बुलाकर धक्के मारकर निकलवाऊंगा मैं। मोक्ष की आवाज सुनकर रोशनी थोड़ा डर गई। उसे ये डर सताने लगा कि अगर मोक्ष ने गुस्से में उसे रूम से बाहर निकाला, तो मीनाक्षी जी को पता चल जाएगा। फिर मीनाक्षी जी उसे यहाँ से बाहर भिजवा देंगे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो अभी रावत मैंशन से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे मोक्ष चाहिए था। जब तक वो मोक्ष को अपना नहीं बना लेती, तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली थी। इसलिए वो मोक्ष की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, सॉरी, मुझे ऐसे अचानक से नहीं आना चाहिए था। वो मैं गलती से अंदर आ गई। बात यह है कि मुझे मोक्ष से कुछ बात करनी थी इसलिए। मोक्ष उसे अभी भी अपनी लाल निगाहों से घूर रहा था। राहत को रोशनी पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली, कितनी बेशर्म लड़की है। मोक्ष के कहने पर भी ये यही रुकी हुई है। इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। राहत उसे लगातार घूर रही थी। वहीं रोशनी बेशर्मों की तरह वहीं खड़े होकर बस मोक्ष को देखे जा रही थी। मोक्ष को भी रोशनी का इस तरह से देखना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने राहत को पकड़कर खुद के सीने से लगा लिया और रोशनी की तरफ जलते भी निगाहों से देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से।
पर रोशनी अभी भी वही खड़ी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, वो मोक्ष, मुझे बस ये कहना था कि क्या मैं भी तुम्हारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकती हूँ। मुझे भी ऑफिस की बहुत सारे चीज सीखनी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकती हूँ। रोशनी बहुत कुछ सोच समझ कर मोक्ष से ये बात करने आई थी। वो यही सोच रही थी कि सेक्रेटरी बनने के बहाने वो मोक्ष के करीब रहेगी और जल्दी ही वो मोक्ष को अपने प्यार में पागल कर देगी। वही सोच रही थी कि मोक्ष उसकी बात मान जाएगा। आखिर वो उसकी मॉम की दोस्त की बेटी जो है, तो भला वो कैसे मना कर सकता है। पर मोक्ष ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वो तेज आवाज में बोला, मुझे मेरे आसपास कोई लड़कियां नहीं पसंद, समझी, और मेरे पास ऑलरेडी मेरा असिस्टेंट है। वो मेरा सारा काम देख लेता है। मुझे किसी सेक्रेटरी को रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकलो। मोक्ष ने रोशनी की इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया कि रोशनी को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि राहत रोशनी की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। ये बात रोशनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मोक्ष एक बार फिर चिल्ला कर बोला, अभी भी तुम यही खड़ी हो, निकलो यहाँ से। मैं अपने रूम में किसी बाहर वाले को बर्दाश्त नहीं करता। रोशनी अब डर गई। डर से उसके पैर भी कांपने लगे थे। वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। मैं परेशान नहीं करूंगी तुम्हें। ये बोल रोशनी तुरंत रूम से बाहर चली गई। मोक्ष गुस्से से पूरा बौखलाया हुआ था। राहत, जो खुद गुस्से में थी, वो जैसे ही मोक्ष की तरफ देखी, तो उसकी आंखें पूरी काली हो रही थी। ये देख राहत तुरंत उसके चेहरे को अपने सॉफ्ट हाथों में पकड़ी और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, अभी आप गुस्सा मत हो। वो चली गई। राहत की प्यारी सी आवाज सुनकर मोक्ष धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने लगा। अगले ही पल राहत को कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया। उसे रोशनी के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर राहत की नजदीकियां उसके गुस्से को पल भर में ही कम कर दी थी। उसकी जो सांस तेज चलने लगी थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। वो राहत को अपनी बाहों में समेटे हुए मन में बोला, मुझे रोशनी कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ तो ऐसा है जो छिपा हुआ है। पर क्या है, मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये देखती है, उसको जुबान और नजर कुछ और ही कहते हैं। ये बोलते हुए मोक्ष की आंखों के सामने रोशनी का चेहरा आ रहा था, जो कि उसे बस एकटक देखे जा रही थी। रोशनी गुस्से में अपने रूम में आए और सारे सामान को तोड़फोड़ करने लगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। वो अपने बालों को नोचती तो कभी अपने चेहरे पर नाखून मारने लगती। बेड पर रखे सारे पिल्लों और चद्दर को हटा दी थी। कुछ ही पल में उसने अपने रूम को कबाड़ा बना दिया था। वो नीचे फर्श पर बैठी पागलों की तरह बोल रही थी, मोक्ष मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। मोक्ष, तुम मुझे ऐसे कैसे भगा सकते थे? क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? देखो, मैं राहत से ज्यादा सुंदर हूँ। राहत से ज्यादा खूबसूरत हूँ। क्यों तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? मोक्ष, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं मर के वापस आई हूँ। ये कहते हुए रोशनी की आंखें अचानक से चमकने लगी। उसकी आंखें किसी ब्लू रेज की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का ही भयानक एक्सप्रेशन था। मीनाक्षी जी, जो कि अभी सरिता जी के रूम में थी, वो काफी देर तक उनसे बातें करते रही। फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी उनकी नज़र रोशनी की रूम की तरफ गई। रोशनी के रूम का दूर थोड़ा सा खुला हुआ था। वो धीरे से रोशनी के रूम की तरफ बढ़ी, पर दूर खोलने से पहले ही अंदर की आवाज सुन मीनाक्षी जी बुरी तरह से डर गई। अंदर रोशनी तोड़फोड़ कर रही थी और चिल्ला रही थी, मोक्ष तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम उस राहत के करीब कैसे जा सकते हो? तुम कैसे उसे इतना प्यार कर सकते हो? मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। मीनाक्षी जी के तो जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो लगा था कि शायद कल की डांट के कारण रोशनी सुधर गई होगी। पर उनकी बेटी तो पूरी पागल हो चुकी थी। उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि उन्हें अपनी बेटी का ये रूप भी देखने को मिलेगा। अगले ही पल, उन्हें गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में रूम का दूर ओपन करके अंदर गए, तो रोशनी जमीन पर पड़ी हुई थी। रूम की ये हालत देख मीनाक्षी जी और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो एकदम से तेज आवाज में बोली, रोशनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? रोशनी मीनाक्षी जी की आवाज सुनकर अपनी नजर ऊपर उठाई, तो रोशनी को मीनाक्षी जी घूर रही थी। मीनाक्षी जी को वहां देखकर रोशनी को अब गुस्सा आने लगा। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। वो समझ गई थी कि एक बार फिर मीनाक्षी जी उस पर गुस्सा करेंगे और चार बातें सुनाएंगे।
यही चीज उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो मीनाक्षी जी की तरफ देख गुस्से भरी आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं मॉम, जाइए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। रोशनी की बातें सुन मीनाक्षी जी शॉक्ड हो गई। वो आंखें बड़ी किए रोशनी की तरफ देखकर बोली, तुम्हें होश भी है रोशनी की, तुम क्या बोल रही हो और किससे बात कर रही हो? तुम्हारी मॉम हूं मैं और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो? मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओगे यहाँ से। चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो और तुम आज के आज ही यहाँ से वापस जाओगी। ये कहते हुए मीनाक्षी जी तुरंत वार्डरोब ओपन की और उसमें से सूटकेस निकालने लगी। रोशनी मीनाक्षी जी को ये करते देखी तो बिल्कुल हैरान हो गई। वो कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर मीनाक्षी जी थी कि अब वो रोशनी को यहाँ एक पल भी नहीं रोकना चाहती थी। ये देखकर रोशनी घबराई हुई आवाज में बोली, मम्मा आप क्या कर रहे हो? आप मेरी बात सुनो। माँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज मॉम, आप मुझे यहाँ से मत जाने दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। ये बोलते हुए रोशनी चलकर मीनाक्षी जी के पास आई। मीनाक्षी जी सूटकेस निकाले और उसे बेड पर रखते हुए बोली, बस बहुत हो गया रोशनी, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहोगी, समझी? वरना तुम जरूर कोई बहुत बड़ा बवाल कर दोगी। मैं नहीं चाहती कि बरसों बाद जब मैं अपनी दोस्त से मिली हूँ तो मेरी और उसकी दोस्ती में कोई दरार आए। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। 5 दिन बाद एंगेजमेंट है और मैं अपनी दोस्त की बेटी की खुशियों में आग नहीं लगाना चाहती। ये बोल मीनाक्षी जी वार्डरोब में से रोशनी के कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगी। रोशनी बार बार उन्हें रोक रही थी, लेकिन मीनाक्षी जी एक नहीं मानी। वो एक एक करके रोशनी के सारे कपड़े सूटकेस में रख दी और जैसे ही वो सूटकेस बंद कर रोशनी का हाथ पकड़ रूम से बाहर जाने लगी, अगले पर रोशनी ने एक झटके में अपना हाथ मीनाक्षी जी की पकड़ से छुड़ा लिया। मीनाक्षी जी ये देख गुस्से से रोशनी से बोली, रोशनी, बदतमीजी छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, वो तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आ जाएंगे। रोशनी चिल्लाकर बोली, बस मॉम, बहुत हो गया आपका। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो कहीं नहीं जाऊंगी और आप दीजिए मेरा सामान। ये कहते हुए रोशनी सूटकेस को मीनाक्षी जी के हाथ से छीन ली। मीनाक्षी जी रोशनी पर गुस्सा करते हुए बोली, रोशनी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। पर रोशनी मीनाक्षी जी की तरफ देखकर बोली, ड्रामा तो आप करके रखी है। अगर मेरा दिल किसी पर आ गया तो आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? बहुत हो गया आपका ड्रामा और अब जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और मैं कहीं नहीं जा रही। मीनाक्षी जी गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रोशनी के गाल पर मारी, जिससे रोशनी का चेहरा एक तरफ झुक गया। मीनाक्षी जी गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पर मुझे पता है कि कैसे तुम्हारा दिमाग ठीक करना है। इसका एक ही तरीका है कि तुम्हें मार कर ही ठीक करना होगा। मारना तो नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया बेटा। अरे तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। इतनी जिद्दी, इतनी बदतमीज कैसे हो गई तुम? रोशनी, जिसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे मानो उनमें खून उतर आया है। अगले ही पल, वो वही एक साइड रखे फ्लावर वॉश को उठाए और सीधे मीनाक्षी जी के सिर पर दे मारी। रोशनी के ऐसे तेज से सिर पर मारने से मीनाक्षी जी के मुंह से एक चीख निकल गई। वो धम्म से नीचे गिर गई। उनके सिर से बेतहाशा खून बह रहा था। उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। मीनाक्षी जी को ऐसे नीचे गिरते देख रोशनी मुस्कुराने लगी और हंसते हुए बोली, कब से बोली जा रही थी? बोल रही हूं कि चुप हो जा, मत बोल, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बुढ़िया। कल थप्पड़ सह लिया, इसका मतलब ये नहीं कि रोज तेरे थप्पड़ सहती रहूंगी। मैं मॉम बोल रही हूं तो सिर पर चढ़ गई है। अब नहीं बोलेगी कुछ? सारी बोलती बंद हो गई तेरी। ये कहते हुए रोशनी गुस्से से मीनाक्षी जी को घूर रही थी, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। रोशनी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो हंसते हुए बोली, अब शांत हो गई? कब से पक 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 किए जा रही थी। दिमाग खराब करके रख दिया था। ना जाने कितना बोलता है ये बुढ़िया। पूरा सर दर्द करने लगा मेरा। पर एकदम से रोशनी चौंक कर घबरा गई और बोली, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया? ओ ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर सबको पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, सोच रोशनी सोच। कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे तू खुद को बचा सकते हैं।
ये कहते हुए रोशनी इधर से उधर घूमने लगी। तभी उसके कानों में कुछ लोगों के चलकर आने की आवाज गई, जिससे वो घबरा गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसकी नजरें दूर की तरफ चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी अपने रूम में थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो ईशान का कॉल था। ईशानी कॉल पिक कर मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपको फुर्सत मिल गई। पता भी है, पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल किया है आपने। आप तो मुझको भूल ही गए थे। आपको तो अब मेरी याद ही नहीं आती। आप अपने बिजनेस में ही खुश रहते हैं ना। मैं कौन होती हूँ जो आप याद करें मुझे। ईशान ईशानी की शिकायत सुन मुस्कुराया और बोला, सॉरी बेबी, पर क्या करूँ, डैड ने कहा था, इसलिए मुझे अचानक से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो थी और उस काम में मैं इतना उलझ गया कि कॉल करना ही भूल गया। आई एम सॉरी, बड़ी मुश्किल से अभी टाइम मिला है, तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। ईशानी नाराजगी से बोली, क्या मतलब है आपका, क्या आप अभी भी बिजी हैं? आप वापस नहीं आए क्या? ईशान ये सुनकर बोला, अरे बाबा, बस आज निकल ही रहा हूँ। बस एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। वही पैकिंग कर रहा था मैं, तो सोचा पैकिंग करते हुए तुमसे बात कर लूँ। ईशानी ये सुनकर बोली, चलो कोई ना, लेकिन आपको तो पता है ना कि 5 दिन बाद क्या है। ईशान ईशानी के कहने का मतलब समझ चुका था, पर अनजान बनते हुए बोला, क्या है, मुझे तो कुछ याद नहीं। कुछ है क्या बेबी? ईशानी नाराजगी से बोली, आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना, मुझे सब पता है। आप जानबूझकर सब कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे परेशान मत करिए, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ईशान ये सुनकर बोला, तुम नाराज मत होना यार, वरना तुम्हें मनाना मुश्किल हो जाएगा बेबी, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं आऊं तो मेरी बेबी मुझसे नाराज हो। मैं उसका प्यार भरा चेहरा देखना चाहता हूं और फिर उसे जी भर के प्यार करना चाहता हूं। बहुत तड़प रहा हूं मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए। ईशान के कहे एक एक शब्द ईशानी के गालों को लाल करने के लिए काफी थे। वो शर्म से अपनी नजरें झुकाए धीमी आवाज में बोली, अब बकवास बंद करिए और हाँ, जल्दी से पैकिंग करके वापस आइए। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और बेबी, आई लव यू। ईशानी भी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव योर टू बेबी। कुछ देर बाद दोनों ने कॉल कट कर दिया। ईशानी बैठी मुस्कुरा रही थी। तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज गई, जिसे सुन वो चौंक गई। वो एकदम से बोली, ये किसकी चीखने की आवाज है? ये कहते हुए ईशानी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकली। वहीं सरिता जी, जो अपने रूम में थी, और साथ में उनके मिस्टर रावत भी थे। वो दोनों भी चीखने की आवाज सुने, तो वो भी हैरान हो गए और जल्दी से रूम से बाहर आ गए। दादाजी, दादी जी अपने रूम से बाहर आए और उन्होंने ध्यान दिया, तो ये चीखने की आवाज गेस्ट रूम की तरफ से आ रही थी, तो सभी लोग गेस्ट रूम की तरफ चल दिए। मनिका और राहत, जो कि अपने रूम में अभी आराम कर रही थी, उन्होंने ये आवाज नहीं सुनी, क्योंकि वो दोनों गहरी नींद में थी। पर मोक्ष ने ये चीखने की आवाज सुन ली थी। वो रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। सभी लोग गेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे। वो भी गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वही कार्तिक, जो कि अभी अभी रावत मैंशन पहुंचा था, क्योंकि कॉलेज में जो कुछ भी मीरा ने किया था, उससे वो बहुत गुस्से में था। इस कारण वो कॉलेज से जल्दी ही वापस घर आ गया था। एक अभी खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। पर घर में आते ही ये अलग ही शोर शराबा सुन वो भी हैरान था। उसे सबसे पहले अपनी बीवी की याद आई कि कहीं मनिका के साथ कुछ हुआ तो नहीं। वो भागते हुए पहले अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी वो देखा कि सभी लोग गेस्ट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो भी तुरंत गेस्ट रूम की तरफ चला गया। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये चीखने की आवाज किसकी आ रही है, क्योंकि सभी जानते थे कि गेस्ट रूम में मीनाक्षी जी और उनकी बेटी रोशनी ही ठहरे हुए हैं। सब अब घबराने लगे कि आखिर उन दोनों लोग के साथ ऐसा क्या हुआ। सरिता जी तो सबसे ज्यादा घबराई थी। उन्हें अपनी दोस्त और उनकी बेटी के लिए चिंता हो रही थी। जैसे ही सभी लोग मीनाक्षी जी के रूम की तरफ गए, तो वहां उनका रूम खाली था। तभी उन्हें रोशनी की चीखने की आवाज आई। सभी ने तुरंत रोशनी के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सब रोशनी के रूम के पास पहुंचे। जैसे ही रूम का दूर ओपन किया, तो सामने का नजारा देख सब शॉक्ड हो गए। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो सब कभी रोशनी की तरफ देखते, तो कभी नीचे बेहोश पड़ी खून से लथपथ मीनाक्षी जी की तरफ। रोशनी तेज तेज रो रही थी और अपनी मां को उठाने की कोशिश में लगी थी। पर मीनाक्षी जी को देख ऐसा लग रहा था, जैसे उनमें अब कोई जान ही ना बची हो। सरिता जी मीनाक्षी जी की हालत देखकर एकदम से घबरा गई थी।
उनके कदम लखा गए। तभी मिस्टर रावत ने उन्हें संभाल लिया। वो उन्हें शांत करते हुए बोले, सरिता, संभालो खुद को। सरिता जी जल्दी से भागते हुए मीनाक्षी जी के पास गई और उन्हें पकड़कर हिलाते हुए बोली, मीनाक्षी, मीनाक्षी, उठो, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? रोशनी, जो कि खुद घबराई हुई थी कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि ये सब कुछ उसने किया है। वो सरिता जी की बात सुन थोड़ा सा हड़बड़ाई और फिर रोते हुए बोली, उनके बगल में फ्लावर वास रखा था, वो गिर गया और सीधे उनके सिर पर लग गया। देखिए, क्या हाल हो गया मम्मी का मेरे। ये कहते हुए रोशनी रोए जा रही थी। रोशनी ने अब तक अपने रूम को ठीक कर दिया था, जो कि अभी तक अस्त व्यस्त था। वो सब कुछ ठीक हो गया था। बेड पर जो बिखरे हुए चादर थे, वो सभी अच्छे से सेट हो रखे थे। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले ये रूम कबाड़ खाने की तरह था। इसलिए किसी को भी पता ही नहीं चला कि कुछ देर पहले रोशनी ने इस रूम का क्या हाल बनाया था। सबको यही लग रहा था कि रोशनी, जो बोल रही है, वो सही बोल रही है। सरिता जी रोए जा रही थी। तभी मिस्टर रावत सरिता जी के पास आए और बोले, सरिता, खुद को संभालो और पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये कहते हुए मिस्टर रावत मोक्ष की तरफ देखे, तो मोक्ष बोला, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को कॉल कर दिया है। बस एम्बुलेंस आने वाली है। सरिता जी लगातार मीनाक्षी जी को पकड़कर हिला रही थी और उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सबको इस तरह से अपनी बात मानते देखकर रोशनी को यकीन हो गया कि वो अब बच गई है। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी नजरें अभी भी बार बार मोक्ष पर जा रही थी। कुछ देर में वहां पर एम्बुलेंस आ गई और मीनाक्षी जी को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। रोशनी सभी के साथ अस्पताल के लिए निकल गई थी। वो अभी भी अपने घयाली आंसू बहा रही थी, जैसे कि उसे सच में बहुत ही ज्यादा दुख हो। बट सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसने खुद ही अपनी माँ की ये हालत की थी, पर उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो ये बात किसी को बताने वाली थी। रोशनी सोच रही थी कि रोने के बहाने वो मोक्ष के करीब जाए और उसका कंधा पकड़ ले, पर मोक्ष तो उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में सभी लोग अस्पताल के लिए निकल गए थे, पर मोक्ष यहीं रुक गया था। उसे राहत की चिंता थी। कार्तिक सबके साथ गया था और मनिका को भी यही घर पर ही रखा गया था। राहत और मनिका दोनों ही प्रेगनेंसी के कारण घर पर ही थी। वो दोनों अभी सो रही थी, इस कारण उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 1 घंटे बाद राहत की आंखें खुली, तो मोक्ष वही उसके पास ही था। राहत को ऐसे उठते देखकर मोक्ष तुरंत उसके पास आया और बोला, तुम ठीक तो हो, कैसा फील कर रही हो? राहत को मोक्ष की बातें सुन थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगी कि अचानक से मोक्ष को क्या हुआ। वो इस तरह से क्यों पूछ रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? मैं तो सो रही थी। तभी मोक्ष को याद आया कि राहत को तो मीनाक्षी जी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो बात बदलते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगा देता हूँ। राहत ये सुनकर बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी फ्रेश होकर नीचे जाऊंगी, सबके साथ बैठकर चाय पीऊंगी। रूम में बैठे बैठे बोर होती जा रही हूं मैं। ये कहते हुए राहत धीरे से उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में राहत फ्रेश होकर बाहर आई। जैसे ही रूम से बाहर जाने लगी, तभी मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम यहीं बैठो, मैंने तुम्हारे लिए यहीं पर नाश्ता मंगा लिया। तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। राहत ये सुनकर बोली, क्यों? पर मुझे नीचे जाना है। मुझे मॉम के साथ रहना है और दीदू से भी मिलना है। अभी राहत बोल ही रही थी कि तभी मनिका उनके रूम में आ गई। मनिका को यहाँ देखकर राहत थोड़ा चौंक गई और बोली, दीदी, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गई। चलिए, हम दोनों ही नीचे चलते हैं। पर तभी मोक्ष उन दोनों को रोक दिया और बेड पर बैठने का इशारा किया। दोनों ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। मनिका मोक्ष की तरफ देखकर पूछी, मोक्ष, क्या हुआ? कोई बात है क्या? और कार्तिक अभी तक नहीं आए? मोक्ष उन दोनों की तरफ देख गहरी सांस लेकर बोला, वो कार्तिक भाई अभी हॉस्पिटल गए हैं। ये सुन दोनों चौंक गई। एकदम से मनिका बोली, क्या हुआ है कार्तिक को, ठीक तो है ना? ये कहते हुए वो पैनिक करने लगी थी। मनिका को ऐसे पैनिक करते देखकर मोक्ष बोला, अरे कार्तिक भाई को कुछ नहीं हुआ है। बात यह है कि मीनाक्षी आंटी को चोट लग गई है और उन्हें लेकर सब हॉस्पिटल गए हैं। उस वक्त तुम लोग सो रहे थे, इसलिए हमने नहीं जगाया। राहत ये सुनी तो हैरान हो गई।
मनिका भी हैरानी से मोक्ष की तरफ देखने लगी। राहत तुरंत पूछी, क्या हुआ है आंटी को? कितनी चोट आई है? मोक्ष ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो दोनों ही निशब्द थी कि एकदम से मीनाक्षी आंटी को कैसे इतनी गहरी चोट लग सकती है, वो भी फ्लावर वास से, जो साइड में रखा होता है। वो कैसे उनके ऊपर गिर गया? राहत के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एकदम से उसकी आंखों के सामने रोशनी का चेहरा आ गया। वो तुरंत मोक्ष की तरफ देखकर पूछी, रोशनी कहाँ है? मोक्ष ये सुनकर बोला, रोशनी हॉस्पिटल गई है। आखिर उसकी मॉम के साथ ही तो ऐसा हुआ है। वो बहुत रो रही थी। मोक्ष की बात सुनकर राहत चुप हो गई, पर अभी भी न जाने क्यों उसके दिमाग में बार बार एक ही बात उठ रही थी कि अचानक से आंटी को ऐसे कैसे इतना चोट लग गई। राहत को ऐसे अपने सोच में खोया हुआ देखकर मोक्ष उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर बोला, जाने मन, तुम इतना मत परेशान हो, आंटी ठीक हो जाएंगी। राहत ये सुनकर बोला, क्या अब उन्हें होश आ गया है? मोक्ष चुप रहा। मोक्ष की चुप्पी बता रही थी कि मीनाक्षी जी अभी होश में नहीं आई हैं। राहत अब कुछ नहीं पूछी। मोक्ष उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। मनिका ये देख मुस्कुरा दी और वहां से जाने लगी कि तभी राहत बोली, दीदू, तब तक आप भी यहीं रहो ना। आप अकेले रूम में क्या करोगे? जब जीजा जी आएंगे तो आप चले जाना। मोक्ष राहत की बात सुनकर मनिका से बोला, हाँ जाने मन, बिल्कुल ठीक बोल रही है। आप दोनों यहीं बैठो, मैं तब तक पता करके आता हूँ कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। ये कहते हुए मोक्ष राहत के माथे को प्यार से चूम लिया और कुछ ही देर में वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सभी मीनाक्षी जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। एक वार्ड बॉय आया और जल्दी से उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू की तरफ बढ़ गए। सरिता जी का रो रोकर बुरा हाल था। ईशानी उन्हें चुप करा रही थी, वहीं उन्हीं के बगल में बैठे रोशनी भी रो रही थी और सरिता की रोशनी को हाथ पकड़कर उसे शांत करा रही थी, पर उनके आंसू खुद नहीं रुक रहे थे। अपनी फ्रेंड की हालत देखकर सरिता जी टूट गई थीं। मिस्टर रावत सरिता जी को समझाते हुए बोले, कुछ नहीं होगा उन्हें, आप परेशान मत होइए। सरिता जी अभी भी बस रोए जा रही थीं। मिस्टर रावत अभी सरिता जी को समझा ही रहे थे कि तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल था। मिस्टर रावत कॉल पिक कर बातें करने लगे तो दूसरी तरफ से मीनाक्षी जी के हस्बैंड सुजीत रॉय बोल रहे थे। वो थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोले, मीनाक्षी कॉल नहीं उठा रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कहाँ है वो। क्या आप मेरी बात करा देंगे? मिस्टर रावत सुजीत जी की आवाज सुनकर समझ चुके थे कि ये मीनाक्षी जी के हस्बैंड बोल रहे हैं। वो कुछ देर तक शांत रहे और फिर बोले, वो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। सुजीत जी थोड़ा चौंक गए और बोले, क्या मतलब है? अभी तो मेरी कल रात बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी और एकदम से अभी ये कैसे हो गया? मिस्टर रावत कुछ सोचते हुए बोले, वो ऐसा करिए, आप यहाँ भाभी से मिलने आ जाए। सुजीत जी थोड़ा सा बेचैन हो उठे और बोले, आखिर बात क्या है? मुझे बताए। अगर अभी वहां रोशनी है तो मेरी बेटी से मेरी बात कराए। मिस्टर रावत रोशनी की तरफ देखकर बोले, रोशनी, ये लो तुम्हारे डैड का कॉल है। ये सुनकर रोशनी के चेहरे के भाव थोड़े से बिगड़ गए। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके डैड उसे वापस आने के लिए ना कहें। पर वह सोच रही थी कि अगर वैसा कहेंगे तो वह उन्हें भी अच्छे से सबक सिखाएगी जैसे मीनाक्षी जी को सबक सिखाई थी। वो फोन लेकर अपने कान पर लगाई तो सुजीत जी बोले, रोशनी बेटा, क्या तुम अपनी मॉम से बात कर सकती हो? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रोशनी जब ये सुनी तो थोड़ा रिलैक्स हुई और फिर रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, डैड, मॉम के सर पर बहुत गहरा चोट लग गया है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है डैड। ये कहते हुए वो तेज तेज रोने लगी। ये सुनते ही सुजीत जी बुरी तरह से घबरा गए और अपने घबराए आवाज में बोले, क्या हुआ मीनाक्षी को? रोशनी डरी हुई थी, पर वो वही झूठी कहानी जो कि सबको सुनाई थी, सुजीत जी को भी सुना दी। कुछ देर बात करने के बाद रोशनी ने कॉल कट कर दिया और रोते हुए बोली, डैड मॉम के लिए बहुत परेशान हैं। अगर डैड मॉम को इस हालत में देखेंगे तो कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मिस्टर रावत रोशनी की तरफ देखकर बोले, बेटा, हम सब हैं यहाँ। कुछ नहीं होगा किसी को और आप रोना बंद करो। तभी आईसीयू का दूर खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को बाहर आते देख सभी तुरंत डॉक्टर की तरफ बढ़ गए। मिस्टर रावत डॉक्टर से पूछे, कैसी हैं वो डॉक्टर?
मिस्टर रावत की बात सुनकर डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो गए। सभी डॉक्टर से मीनाक्षी जी के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं रोशनी की तो हालत खराब थी कि अगर कहीं मीनाक्षी जी ठीक हो गई तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर कोई उसे नहीं छोड़ेगा। वो घबराई नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। तभी डॉक्टर सबकी तरफ देखकर मिस्टर रावत से बोले, देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। उनके सिर से काफी ब्लड लॉस हो चुका है। बस जल्दी से आप सभी ए नेगेटिव ग्रुप का ब्लड अरेंज कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप ये अरेंज कर देंगे तो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कहते हुए डॉक्टर वापस से आईसीयू के अंदर चले गए। वहीं बाकी सब परेशान बेचैन से थे कि अब क्या किया जाए। सभी ने अपना ब्लड टेस्ट करवा लिया, लेकिन किसी का भी ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं था। उसी समय मोक्ष भी अस्पताल पहुंच गया था। वो सीधे थर्ड फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर मीनाक्षी जी को एडमिट किया गया था। रोशनी लगातार रो रही थी और रोते हुए बोल रही थी, प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए। कहीं से भी ब्लड अरेंज कर दीजिए। ये कहते हुए वो मिस्टर रावत को उम्मीद भरी नज़र से देखने लगी और रोते हुए बोली, अंकल प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी मॉम को कुछ मत होने दीजिए। उन्हें बचा लीजिए, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मिस्टर रावत रोशनी को समझाते हुए बोले, बेटा, हमें पता है, कुछ नहीं होगा। हम उनको बचा लेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी मोक्ष की आवाज आई, कैसी कोशिश डैड, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मोक्ष की बात सुनकर मिस्टर रावत उसे कुछ बताने वाले थे कि उससे पहले ही रोशनी रोते हुए भागकर मोक्ष की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसके सीने से लगने वाली थी, एकदम से मोक्ष साइड हो गया, जिससे रोशनी मुंह के बल नीचे गिर गई। सभी हैरानी से मोक्ष की तरफ देख रहे थे, जो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। अचानक से वो कैसे साइड हट गया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मोक्ष एकदम से साइड जाता है, क्योंकि रोशनी के इरादों को समझ चुका था। वो अच्छे से जानता था कि रोशनी मौके का फायदा उठाकर उसके करीब आना चाह रही थी, पर उसने पहले ही उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं रोशनी को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मोक्ष एकदम से ऐसा कुछ करेगा। वो तो सोची थी कि मोक्ष के करीब जाकर उसके गले लगेगी और रोते हुए उसके कंधे का सहारा लेगी। फिर मौका मिलते ही मोक्ष को अपने करीब करने की कोशिश करने लगेगी, जिससे मोक्ष और राहत के बीच झगड़े होंगे और उन दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी। उन दूरियों का फायदा वो पूरा उठाएगी। पर यहां तो उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। रोशनी आंखों में आंसू लिए मोक्ष की तरफ देख रही थी। हालांकि उसे अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे मोक्ष उसकी इंसल्ट कर सकता है, वो भी सबके सामने पर। वो चेहरे से ये जाहिर नहीं कर रही थी। वही ईशानी, जब ये सब कुछ देखी, तो उसे रोशनी की हालत देख मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी। साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे भाई के करीब जाने की। रोशनी अपने हाथों को पकड़ कर रोते हुए बोली, आह, मुझे बहुत तेज चोट लग गई। मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, लग रहा है। सरिता जी जब रोशनी के रोने की आवाज सुनी तो जल्दी से रोशनी के पास गई और उसे उठाते हुए बोली, रोशनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी रोशनी के पैर लखा आ गए। सरिता जी और घबरा गई और बोली, रोशनी बेटा, क्या तुम्हारे पैर में भी चोट लग गई है? रोशनी अब तेज तेज रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आंटी, देखिए ना, मैं गिर गई और मेरे हाथ और पैर दोनों में चोट लग गई। ऐसा लग रहा है कि पैर में मोच आ गई है। ये कहते हुए वो तेज तेज हो रही थी। उसका रोना सुनकर सरिता जी मोक्ष की तरफ देख गुस्से से बोली, मोक्ष, ये क्या हरकत है? आखिर तुमने ऐसे कैसे रोशनी को नीचे गिरने दिया? मोक्ष उसी तरह नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ सरिता जी की तरफ देखकर बोला, सॉरी मॉम, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि वो मेरे पास आ रही है। मुझे दूसरी साइड जाना था, तो मैं उधर चला गया। मुझे क्या पता कि तब तक रोशनी नीचे गिर जाएगी। उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कैसे वो गिर सकती है? मोक्ष ने पूरी तरह से रोशनी को ही गलत बता दिया था, जिससे रोशनी हैरान थी कि मोक्ष ऐसा कैसे बोल सकता है। उसके कारण ही तो वो नीचे गिरी। सरिता जी अपने बेटे की तरफ एक बार घूर कर देखी और फिर उसे इग्नोर कर रोशनी को सहारा देकर बेंच पर बिठाई और बोली, रोशनी बेटा, रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रोशनी लगातार रो तो रही थी, पर उसकी नज़र अभी भी मोक्ष पर थी, जो कि उसकी तरफ बिना देखे अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ाया और सीधे मिस्टर रावत के पास गया और बोला, डैड, क्या प्रॉब्लम है? आंटी कैसी है? मिस्टर रावत, जो कि थोड़ी परेशान से थे, वो मोक्ष की बात सुनकर बोले,
बेटा, तुम्हारी आंटी का ब्लड लॉस काफी हो चुका है और उन्हें अभी ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तभी उन्हें कुछ याद आया और मोक्ष की तरफ देखकर बोले, एक मिनट बेटा, शायद तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है ना। मोक्ष थोड़ा सा हड़बड़ा गया और अगले ही पल बोला, नो डैड, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर रावत बोले, नहीं बेटा, मुझे याद है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। तुम आंटी को बचा सकते हो। बेटा, जाओ तुम अपना ब्लड आंटी को दे दो। अभी ब्लड की बहुत जरूरत है। बाकी हम पता करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक नहीं मिलता, तब तक तुम जाओ। जाकर डॉक्टर को अपना ब्लड दे दो। मोक्ष थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि वो मीनाक्षी जी को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव नहीं था। यहाँ तक कि वो तो मोक्ष ही नहीं है। वो तो नर्क का राजा काल है, पर वो ये बात किसी से कह नहीं सकता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक नर्स आए और मिस्टर रावत के कहने पर मोक्ष को अपने साथ लिए एक वार्ड की तरफ बढ़ गई। मोक्ष उस नर्स के साथ जा तो रहा था, पर उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी कि जब उस नर्स को मेरी असलियत पता चलेगी, तो क्या तूफान आएगा। वहीं रोशनी पूरे टाइम मोक्ष को देख रही थी। जब उसने सुना कि मिस्टर रावत ने ये कहा कि मोक्ष जाकर उसकी मॉम को ब्लड डोनेट कर दे, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो वो घबरा गई। वो जानती थी कि अगर ब्लड मिल गया, तो उसकी माँ बच सकती है। रोशनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पर जब उसकी नज़र मोक्ष पर गई, तो वो हैरान हो गई। आखिर मोक्ष क्यों ब्लड देने से कतरा रहा था? रोशनी के दिमाग में यही बात चलने लगी। वो अपने मन में बोली, कुछ तो ऐसा है, जो छुपा हुआ है। मुझे पता करना होगा, आखिर मोक्ष क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। क्यों मना कर रहा था कि उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव नहीं है? क्या वो मेरी मॉम को ब्लड नहीं देना चाहता या फिर कोई और कारण है? मुझे ये सब कुछ पता लगाना होगा। कुछ सोचते हुए रोशनी मोक्ष के पास जाने के लिए खड़ी हुई, तभी सरिता जी उसका हाथ पकड़कर बोली, रोशनी बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, अभी तुम्हारे पैर का बैंडेज अच्छे से नहीं हुआ है। एक दूसरी नर्स, जो कि रोशनी के पैर पर पट्टी बांध रही थी, क्योंकि रोशनी को अपने पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो नर्स उसके हाथ और पैर को अच्छे से चेक कर रही थी। तभी रोशनी बोली, आंटी, वो मुझे एक बार मॉम को देखना है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। सरिता जी ये सुनकर बोली, पर बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था। रोशनी बोली, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। मैं चल सकती हूँ। आप परेशान मत होइए, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए रोशनी उठने लगी कि तभी ईशानी, जो कि कब से ये सब ड्रामा देख रही है, वो समझ चुकी थी कि रोशनी सिर्फ नाटक कर रही है। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ऐसे कैसे तुम उठ जाओगी? अभी तो तुम्हें तुम्हारे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तुम तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और एकदम से तुम चलने की बात कर रही हो। चुपचाप से बैठो। रोशनी, बैठकर अपना ट्रीटमेंट कराओ। तुम्हें सच में दर्द हो भी रहा था या फिर तुम सिर्फ नाटक कर रही थी? ईशानी की बात सुन रोशनी उसे गुस्से से घूर कर देखी। उसे ईशानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही सरिता जी ईशान की बात सुनकर बोली, ईशानी बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? भला रोशनी क्यों झूठ बोलेगी? तभी ईशानी बोली, नो मॉम, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी, क्योंकि अभी तक ये लड़की इतना ज्यादा हंगामा मचा रही थी। पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठा ली। ये थोड़ा अजीब बात नहीं है? ईशानी की बात सुनकर सरिता जी चुप हो गई। वो रोशनी की तरफ देखने लगी। तभी रोशनी, जो कि खुद ईशानी की बात सुन हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। पर तभी वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दर्द तो मुझे अभी भी हो रहा है, बस मुझे अपनी मॉम को देखना था, इसलिए। ये कहते हुए वो वापस से बैठ गई और रोने लग गई। बेटा, आप रो मत, ईशानी अब तुम्हें कुछ नहीं बोलोगी। तभी ईशानी बोली, पर मॉम मैं तो। सरिता जी उसे घूर कर देखी, तो ईशानी चुप हो गई। ईशानी को रोशनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली, कितनी ड्रामेबाज लड़की है। पता नहीं, इसको अपनी मॉम की भी चिंता है भी या नहीं। उसके लिए भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अभी तो इतना ड्रामा कर रही थी, जैसे कि ये मर ही जाएगी और अब देखो, इसके सारे ड्रामा खत्म हो गए। मुझे तो ये लड़की शुरू से ही ठीक नहीं लगती। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, इसे देखकर मुझे उन दोनों चुड़ैलों की याद आ जाती है, जिससे बड़ी मुश्किल से हमारा पीछा छुटा था। वह अब उनको याद भी नहीं करना चाहती। ईशानी उन दोनों को याद करती है तो उसे गुस्सा आने लगता है।
वो दोनों कितनी ही बुरी थी और उन दोनों ने ना जाने कितनी सारी साजिशें रची थी उसके दोनों भाइयों को फंसाने के लिए। पर अफसोस अंत में उन्हें हार ही नसीब हुआ। वो जानती थी कि इस बार भी रोशनी कुछ नहीं कर सकती, इसे भी हार मिलेगी। पर उसे रोशनी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोशनी भी गुस्से में ईशानी को घूर रही थी। वो ईशानी की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन में बोली, इस लड़की के कारण आज मैं पता नहीं लगा पाई कि आखिर क्यों मोक्ष इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। कुछ तो बात है। वो अभी भी जाना चाह रही थी, पर वो चाह कर भी नहीं जा सकती थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने इतना ड्रामा किया ही क्यों। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो ये सब करके क्या करने की कोशिश कर रही है। पर तभी कुछ सोचते हुए रोशनी खुद से बोली, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं सब सच पता लगा करके ही रहूंगी कि आखिर मोक्ष क्या छुपा रहा है। जिस दिन मुझे सच पता चला उस सच का मैं पूरी तरह से यूज करूंगी, मोक्ष को अपना बनाने के लिए। दूसरी तरफ मोक्ष नज के साथ वार्ड के अंदर गया तो नज उसे एक बेड पर लेटने का इशारा की। मोक्ष बेड पर जाकर लेट गया। वो अभी भी बेचैन था कि क्या करें। अचानक से नज, जो कि दूसरी तरफ चेहरा किए हुए थी और सारी तैयारी कर रही थी, तभी एकदम से मोक्ष ने अपनी चुटकी बजाई और दो अदृश्य लोग वहां आ गए, जिन्होंने ब्लैक कलर का कपड़ा पहन रखा था और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मोक्ष उन्हें देख आंखों से ही कुछ इशारा किया, जिससे वो दोनों नज की तरफ बढ़ गए। अगली ही पल वो नज वहीं बेहोश हो चुकी थी। मोक्ष उन दोनों की तरफ देखकर बोला, जो कहा था वो लेकर आए। वो दोनों बोले, जी मालिक, ये लीजिए। वो आदमी ब्लड के 2 बोतल थे। उन्हें देखकर मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया और फिर अगले पल वो एक चुटकी बजाया, जिससे वो दोनों वापस से गायब हो गए। कुछ देर में वो नज होश में आई तो उसकी नज़र सामने गई। वो हैरान थी कि उसने कभी 2 बोतल ब्लड निकाला। मोक्ष के हाथ में अभी ड्रिप लगा हुआ था। ये देखकर वो नज बोली, बस इतना ब्लड बहुत है, इससे ज्यादा देना आपके लिए सही नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने जल्दी सेटअप को बंद किया और मोक्ष की तरफ देखकर बोली, बाहर जूस रखा होगा, आप जाकर थोड़ा सा जूस पी लीजिएगा, उससे आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। पर मोक्ष ने अपनी शर्ट के बाजू को नीचे किया और बिना नस की बात को सुने तेजी से वहां से बाहर चला गया। उसे नस को थोड़ा अजीब लगा। वैसे भी जब से वो मोक्ष को देखी थी तो बस देखती रह गई थी। उसकी पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड को देख उस नस का मोक्ष पर दिल आ गया था। पर मोक्ष था कि उस नस की तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, जिससे उस नस को थोड़ा बुरा भी लग रहा था। वो जानबूझकर मोक्ष से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मोक्ष ने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिससे उसे थोड़ा इंसल्टेड फील हुआ। पर फिर भी वो नस मोक्ष को ही देखे जा रही थी। वो मोक्ष को जाते हुए देखी तो हिम्मत करके बोली, सर सुनिए, आप जूस नहीं लेंगे क्या? आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक गिलास जूस लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए वो नस खुद को बहुत ही मासूम दिखा रही थी और बड़े ही अदा के साथ अपने बालों की लटों को कान के पीछे कर रही थी, जैसे कि मानो वो मोक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। ये बोलते हुए वो नस धीरे से मोक्ष की तरह बढ़ी। तभी मोक्ष बिना उसकी तरफ देखे अपनी रूड आवाज में बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये बोल मोक्ष अब बिना एक सेकंड गवाए तेजी से वार्ड से बाहर आ गया था। वो चलते हुए सबके पास गया। तभी मिस्टर रावत बोले, बेटा तुमने ब्लड दे दिया। मोक्ष अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। तभी मिस्टर रावत बोले, बेटा अब तुम बैठ जाओ थोड़ा। मोक्ष तुरंत बोला, डोंट वरी डैड, आई एम ओके। वही मिस्टर रावत की आवाज सुनकर रोशनी की नजरें मोक्ष पर गई। वो हैरान थी कि मोक्ष इतनी जल्दी आ भी गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो जो सच पता लगाना चाहती थी उसे वो पता नहीं लगा पाई। पर वो हार नहीं मानने वाली थी। क्या रोशनी मोक्ष का सच पता लगाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर वो कामयाब नहीं हो पाएगी? क्या रोशनी की सच्चाई पता चल जाएगा सबको, या फिर इस बार भी रोशनी की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहें मेरी स्टोरी को।